ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके पास कुल मिला के 50 स्टेट्स हैं। यहाँ पे आपको 49 तो दिख रहे होंगे, पर ये जो अलग सा आपको दिख रहा है, जो ऊपर कहीं कनाडा से जुड़ा हुआ है, ये है इसका 50वां स्टेट। इसका नाम है अलास्का। जब आप ये मैप देखेंगे तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये अलास्का कनाडा का हिस्सा होना चाहिए था, अमेरिका का हिस्सा कैसे है? ये एक बहुत ही लॉजिकल और वैलिड सवाल है और इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी में 3 मेन किरदार हैं: अलास्का, यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया। कहानी शुरू होती है साल 1581 से। उस टाइम जो रशिया था वो रशियन अंपायर था और रशियन अंपायर का साइज आज के रशिया से बहुत छोटा था। तो साल 1581 में रशियन अंपायर ने साइबेरिया में खानेट ऑफ सिबिर नाम की एक टेरिटरी को कैप्चर कर लिया था। यह टेरिटरी उस समय चंगेज खान के एक वंशज के पास थी और इसको कैप्चर करने के बाद साइबेरिया के दरवाजे रशियन अंपायर के लिए पूरी तरह खुल गए थे। इस टेरिटरी को जीतने के बाद रशियंस का बहुत फायदा था क्योंकि वो यहां से ईस्ट की तरफ बढ़ते जा रहे थे। इसका एक रीजन था कि उनको अपना एक्सपेंशन करना था, अपने अंपायर को बड़ा करना था, और दूसरी बात ये थी कि इनको ऐसा लग रहा था कि ईस्ट की तरफ जितना हम जाएंगे वहां पे बहुत फर का ट्रेड होता है, तो उस ट्रेड से हमको बहुत पैसा मिलेगा। और तीसरा रीजन ये था कि जितने हम आगे बढ़ेंगे, जितने लोगों को हम अपने अंपायर में मिलाएंगे, उतना हमारे अंपायर का टैक्सेशन से पैसा आएगा। तो ओवरऑल रशिया के लिए ईस्ट की तरफ बढ़ना बहुत ही फायदेमंद था। अब हम यहां से जंप मार के सीधा पहुंचते हैं साल 1724 में। ये वो टाइम था जब रशियंस को ये पता नहीं था कि उनका ये जो पूरा अंपायर है वो ईस्ट में कितना आगे तक जा रहा है, मतलब जमीन कहां तक है। उनको ऐसा लग रहा था कि रशियन अंपायर, जो एशिया का जो एकदम ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर है, शायद वो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से टच होता हो। तो ये पता करने के लिए रशियन एम्परर पीटर द फर्स्ट, जिनको पीटर द ग्रेट भी कहते हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना एक नेवल एक्सपीडिशन भेजेंगे। मतलब कुछ बंदों को भेजेंगे कि तुम जाओ एकदम ईस्टर्न मोस्ट हिस्से में और वहां जाके पता करो कि क्या हम नॉर्थ अमेरिका से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं क्या। ये जो पूरा इन्होंने एक्सपीडिशन प्लान किया था, इसको फर्स्ट कामचाटका एक्सपीडिशन कहते हैं और इसके कमांडर थे विटस बेरिंग। ये एक्सपीडिशन स्टार्ट हुआ 1725 में और वहां से वो 1731 तक पूरा चला। इन 6 सालों में इनको ये तो पता चल गया कि इनकी कोस्टल बाउंड्री कितनी लंबी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनको ये पता चला कि एशिया का जो ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर है वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट से टच नहीं होता है। तो ओवरऑल ये एक्सपीडिशन एक सफल एक्सपीडिशन था और इसी वजह से फिर रशियन एम्परर ने कहा कि तुम फिर से एक एक्सपीडिशन प्लान करो और पूरा हमको मैपिंग करके दो कि वहां पे क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं और वहां का क्या सिचुएशन है वो पूरा पता करके लेके आओ। तो इसीलिए फिर साल 1733 में, मतलब फर्स्ट एक्सपीडिशन के जस्ट 2 साल के बाद, ये सेकेंड एक्सपीडिशन स्टार्ट हुआ। इसको सेकेंड कामचाटका एक्सपीडिशन या फिर द ग्रेट नॉर्दर्न एक्सपीडिशन कहते हैं और इसमें रशियंस को और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली। इसको भी लीड कर रहे थे कमांडर विटस बेरिंग। इस एक्सपीडिशन में उन्होंने नए नए आइलैंड्स की, नई नई जमीनों की खोज की, जैसे बेरिंग आइलैंड, इल्यूशन आइलैंड्स, कमांडर आइलैंड। पर सबसे इंपॉर्टेंट जो खोज थी उनकी इस एक्सपीडिशन में, वो थी अलास्का। इस खोज की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इस पूरे एक्सपीडिशन के लिए, वो ये थी कि उन्होंने यहाँ पे देखा कि क्योंकि यहाँ बहुत ठंडी है तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनके शरीर के ऊपर फर है, मोटा मोटा कोट है, और अगर इन जानवरों को हम मार के लेके जाएं तो यहाँ हम बहुत अच्छा पेल्ट्स का और फर का बिजनेस कर सकते हैं। तो इसी वजह से जब ये सेकेंड एक्सपीडिशन खत्म हुआ तो यहाँ से बहुत सारे सी ऑटर्स और फॉक्स को लोग लेके गए और वहां जब ये रशियन अंपायर की बाउंड्री में पहुंचे और वहां के रशियन हंटर्स ने देखा कि यहाँ तो इतने सारे ऐसे जानवर हैं जिनमें फर लगा हुआ है, तब उनको लगा कि ये जहां से आ रहे हैं अलास्का से, अगर हम भी वहां पे जाके हंटिंग करें, यही जानवर अगर हम लेके आए तो हम कितना पैसा कमा सकते हैं। पैसा ही पैसा होगा। तो इस तरह से 1770s के दशक में रशियंस ये अलास्का के कोस्टल रीजन्स में आके रहने लग गए। अब यहां पे ट्विस्ट ये है कि जब रशियन सेटलर्स यहां पे रहने के लिए आए और कोस्टल रीजन्स में आके सेटल हो गए तो ऑलरेडी यहां पे नेटिव अलास्कन्स रहते थे, यानी ऑलरेडी कुछ लोग थे जो यहाँ पे थे और ऑब्वियसली उनको इस बात से आपत्ति थी कि कौन से लोग हैं जो यहाँ पे आके रहने लग गए हैं। ये वही बात है कि आपने एक बहुत बड़ा प्लॉट लिया हुआ है और कोई और आके वहां पे रहने लग जाए। तो इसीलिए फिर वहां रशियंस की और नेटिव अलास्कन्स की लड़ाई हुई। एक पर्टिकुलर नेटिव ट्राइब थी जिसका नाम उनुंगन था, उन्होंने पहली बार रशियंस का सामना किया। अब नेटिव लोगों के पास तो क्या था, बस लकड़ी के हथियार या कुछ पत्थर के हथियार या ज्यादा से ज्यादा धनुष बाण। उसके सामने रशियंस के पास थे मॉडर्न वेपन्स, उनके पास तलवारें थी, उनके पास मेटल के भाले थे, उनके पास गन पाउडर था और उनके पास मस्केट्स थी। तो कहां एक तरफ आपके पास लकड़ी के हथियार है और कहां आपके पास मॉडर्न वेपनरी। तो ऑब्वियसली जब रशियंस और नेटिव लोगों की लड़ाई हुई तो उसमें रशियंस की जीत हुई और फिर इन्हीं रशियंस ने इन सारे नेटिव लोगों को पकड़ना शुरू किया और उनसे ही ये लोग यहाँ के जो जानवर थे उनका शिकार करवाते थे। पहले तो रशियंस ने नेटिव लोगों को अपने वेपन से दबाया, उसके बाद क्योंकि वो यूरोप से आए थे
तो उनके पास बहुत सारे ऐसे जर्म्स थे, बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जो नेटिव लोगों के लिए बिल्कुल नहीं थी। तो इस वजह से बहुत सारे नेटिव लोग बीमारियों से मर रहे थे, ऐसी बीमारियां जो यूरोप से आई। अब अगर देखा जाए तो अलास्का के अंदर रशियंस की संख्या बहुत ही कम थी। इनफैक्ट अपने पीक पे पूरे अलास्का में सिर्फ 800 रशियंस रहते थे। उसके जवाब में ऐसा माना जाता है कि जब रशियंस यहाँ पे आए तो पूरे अलास्का में लगभग 1 लाख नेटिव लोग थे। ऑब्वियसली 1 लाख नेटिव्स एक साथ नहीं रहते थे, अलास्का बहुत बड़ा है तो अलग अलग जगह इनकी छोटी छोटी ट्राइब्स थी। बट पहली बार जब रशियंस के साथ इन नेटिव्स का सामना हुआ तो उनकी वहां पे हार हुई। अब रशियंस भी ये बात देख रहे थे कि अलास्का में वो पूरी तरह अकेले हैं, यहाँ कोई खेती नहीं होती, आप कुछ उगा नहीं सकते। और अगर आपको अपने रशियन एम्पायर की राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग से बात करनी है तो आपको अपना मैसेज पहुंचाने के लिए महीनों या सालों लग सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो रशियंस थे वो बहुत ही अकेला और बहुत ही बोर्डम फील कर रहे थे। तो इसीलिए इन रशियंस ने अलास्का से दक्षिण की तरफ मूव करना शुरू किया। अब जब वो दक्षिण की तरफ मूव कर रहे थे तो उनको यहाँ पे आके मिला यूनाइटेड स्टेट्स का वेस्टर्न कोस्ट। हालांकि अलग बात है कि जब ये रशियंस यहाँ वेस्टर्न कोस्ट पे पहुंचे थे तो उस समय वो वेस्टर्न कोस्ट यूनाइटेड स्टेट्स का नहीं था, उस समय कैलिफोर्निया जो है वो स्पेन के लोगों के पास था। तो साल 1812 में रशियंस यहाँ नीचे कैलिफोर्निया तक आ गए थे और इनफैक्ट कैलिफोर्निया में फोर्ट रॉस में उन्होंने एक छोटा सा सेटलमेंट भी बनाया था। ये आज हम सोचते हैं तो बहुत अजीब लगता है, बट हाँ, रशियंस का फुटप्रिंट अमेरिका में कैलिफोर्निया में भी था। इसके कुछ टाइम के बाद जो कंपनी रशियंस को यहां भेज रही थी, इस फर के ट्रेड को कराने की हेल्प कर रही थी, वो कंपनी फेल हो गई। उसके अलावा जो यहां पे इतने सारे सी ऑटर्स भर भर के लोग रशिया भेज रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, उन सी ऑटर्स की पॉपुलेशन कम हो रही थी, वो लोग एक्सटिंक्ट होने वाले थे। और क्योंकि अलास्का इतना दूर था, इसी वजह से वहां पे सेटलमेंट्स बनाना, बहुत सारे लोगों को लाना भी आसान नहीं था, क्योंकि उस टाइम वहां पे आसानी से खेती होती नहीं थी। आप घर से इतना दूर हो और ऐसा भी नहीं है कि आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको सैलरी मिल रही है। आप यहाँ पे आ रहे हो इन सी ऑटर्स को पकड़ के आगे बेचने के लिए, बट जब सी ऑटर्स की पॉपुलेशन ही खत्म हो गई है तो आप यहाँ से पैसा भी नहीं कमा पाओगे। तो रशियंस को यहाँ पे प्रॉब्लम होने लगी और इसीलिए फिर रशियंस ने अपने सीनियर लोगों को, अपने बॉसेस को बताया कि भैया अलास्का में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, अभी क्या करना है आप बताओ, मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। अब दूसरी तरफ जब रशिया को बात पता चली तो उनकी यूरोप में एक अलग ही खिचड़ी पक रही थी। ये बात है 1850s के स्टार्टिंग की और 1853 से लेके 1856 तक रशिया एक वॉर में उलझा हुआ था। इसको क्रीमियन वॉर कहते हैं। इसमें एक तरफ था रशियन एम्पायर और सामने था फ्रांस, ऑटोमन एम्पायर, सार्डिनिया, पीमोंट और ब्रिटेन। ये ब्रिटेन मैं आपको बता रहा हूं, यूरोप की हर लड़ाई में किसी ना किसी तरह से तो घुसा ही होता है। क्रीमियन वॉर में रशियन एम्पायर की हार हुई थी और इस हार के बाद उनको बहुत नुकसान हुआ था। उनकी आर्थिक हालत बहुत ही खराब थी और उनको चाहिए था पैसा। और जब उनको बताया गया कि हमने जो अलास्का में सेटलमेंट बना के रखी है, वहां से हम फर ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, अब वहां से भी पैसा नहीं आएगा, तब इनको लगा कि ये एक प्रॉपर्टी हमने खरीद ली है जिससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, तो इसको हम बेच देते हैं। अब बेचे किसको? तो इसके लिए फिर से एक बार मैप पे नजर डालते हैं। अलास्का को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कनाडा से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, तो ये बहुत ही नेचुरल लगता है कि आप सबसे पहले कनाडा के पास जाओगे कि आपको अलास्का खरीदना है क्या। परंतु रशियन एम्पायर को कनाडा को तो ये बिल्कुल नहीं बेचना था। क्यों? क्योंकि उस समय कनाडा पे ब्रिटिश लोगों का राज था और ये वही ब्रिटिश लोग थे जिसने अभी अभी क्रीमियन वॉर में रशियन एम्पायर को हराया था। तो रशियन एम्पायर पूरी तरह खुन्नस में थे कि ब्रिटेन को तो हम ये अलास्का नहीं बेचेंगे। उसके अलावा रशियन एम्पायर के सामने एक और चुनौती थी जिसकी वजह से उनको अलास्का को बेचना पड़ रहा था, क्योंकि अलास्का इतना दूर था सेंट पीटर्सबर्ग से कि अगर ब्रिटिश लोग चाहें, जो ऑलरेडी कनाडा में हैं, तो सीधे अलास्का में घुस जाएंगे और सेंट पीटर्सबर्ग से हम आर्मी ही नहीं भेज पाएंगे अलास्का को डिफेंड करने के लिए। तो रशियन एम्पायर को लग रहा था कि इससे पहले कि ब्रिटिश हमसे जबरदस्ती बिना कोई पैसे दिए अलास्का को छीन ले, क्यों ना हम खुद जाके इसको किसी को बेच दें। अब कनाडा को तो नहीं बेचने वाले थे, तो नेक्स्ट ऑप्शन कौन था? नीचे यूनाइटेड स्टेट्स। तो फिर रशियंस गए अमेरिकन के पास और उन्होंने कहा कि हम अलास्का बेचना चाहते हैं, आपको खरीदना है क्या। ये बात है 1850s की और ये वो टाइम था जब यूनाइटेड स्टेट्स खुद अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाने में लगा हुआ था। उन्होंने टेक्सास को ऑलरेडी अपने में मिला लिया था, उसके बाद एक वीडियो भी बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद उन्होंने मेक्सिको से लड़ाई की, उस लड़ाई में यूनाइटेड स्टेट्स की जीत हुई, जिसके बाद उसको वेस्टर्न कोस्ट का बहुत सारा एरिया मिल गया। तो ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स फुल एक्सपेंशन मोड में था। तो जब उनके पास ये अलास्का को खरीदने का ऑफर आया तो वो लोग फुल राजी थे कि हमको तो ये जमीन चाहिए। परंतु ये बात है मिड 1850s की, जब अमेरिका के अंदर ऑलरेडी एक अंदरूनी टेंशन चल रही थी और वो टेंशन थी सिविल वॉर की। ये वो टाइम था जब अमेरिका के अंदर दो गुट बन गए थे। जो यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर वाले नॉर्दर्न स्टेट्स थे, जिनको हम यूनियन कह देते हैं, वो स्लेवरी के अगेंस्ट जा रहे थे और जो नीचे वाले स्टेट्स थे, जिनको हम कॉन्फेडरेसी कहते हैं,
वो कह रहे थे कि हम अपने स्लेव्स को नहीं छोड़ेंगे, स्लेवरी बरकरार रहेगी। तो इसकी वजह से इन लोगों में सिविल वॉर की टेंशन हो रही थी। इस वजह से उस समय अमेरिका ने अलास्का की ट्रेड पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा हम पहले अपने घर को संभाल लें, और जो उनका डर था कि सिविल वॉर हो जाएगा वही हुआ। साल 1861 में अमेरिका में इन दोनों साइड्स के बीच में सिविल वॉर हो गया, और ये जो वॉर 1861 में स्टार्ट हुआ था ये 1865 में जाके खत्म हुआ। जैसे ही ये वॉर खत्म हुआ उसके कुछ ही महीनों के बाद यूनाइटेड स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स, स्पेशली उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिनका नाम था विलियम सेवर्ड, उन्होंने रशियंस को अप्रोच किया कि आप वो अलास्का बेचने की बात कर रहे थे ना, आपको भी बेचना है क्या? और रशियन अंपायर को तो अलास्का को बेचना ही था। उनकी सिचुएशन में कोई चेंज नहीं हुआ था, और रशियन अंपायर वाज द ओनली यूरोपियन पावर जो सिविल वॉर के दौरान नॉर्दर्न स्टेट्स यानी यूनियन को सपोर्ट कर रही थी। और क्योंकि सिविल वॉर में यूनियन की जीत हुई थी तो ऑब्वियसली यूनियन चाहते थे कि रशियन अंपायर के साथ ये डील हो जाए। ये जो अलास्का की डील थी इसको अमेरिका की तरफ से सबसे ज्यादा जो सपोर्ट कर रहे थे वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम सीवर्ड, और रशियन अंपायर की तरफ से जो इस डील को सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे वो थे रशियन एम्परर के छोटे भाई ग्रैंड ड्यूक कॉन्स्टेंटिन और रशियन डिप्लोमैट एडवर्ड स्टोकल। उसके बाद फिर यूनाइटेड स्टेट्स और रशियन एम्पायर के बीच में नेगोशिएशन स्टार्ट हुए। अब यहां पे दिलचस्प बात यह है कि रशियन एम्परर ज़ार अलेक्जेंडर ने कहा था कि कुछ भी हो जाए हम अलास्का को $5 मिलियन से कम तो नहीं बेचेंगे। ये डील एक बिल्कुल मॉडर्न रियल एस्टेट डील की तरह थी, जहां पे रशियंस कह रहे थे कि अलास्का में तो बहुत कुछ है, वहां तो रिसोर्सेज हैं, हम आपको बहुत कम पैसे बेच रहे हैं, आप ले लो। पर अमेरिकन कह रहे थे कि अगर इतना अच्छा है तो आप ही क्यों बेच रहे हो? तूने क्या मेरे को ये ना समझाई? तो बहुत ये नेगोशिएशन चला। फिर फाइनली मार्च 1867 में जाके इन दोनों ने उस डील पे हाथ मिला लिए, और 18 अक्टूबर साल 1867 को ऑफिशियली अलास्का यूनाइटेड स्टेट्स का हिस्सा हो गया। अब बात करते हैं कि डील कितने पैसे में हुई थी। उस जमाने में अमेरिका ने रशियन अंपायर को दिए थे $7.2 मिलियन, जो कि आज की तारीख में रफली बन जाता है $130 मिलियन। अगर आपको लग रहा है कि ये तो बहुत कम भाव है तो ये बिल्कुल सही लग रहा है आपको। आप सोच के देखिए कि आज की तारीख में अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उनकी इकोनॉमी कहीं ट्रिलियंस में है, और कहां उन्होंने आज के दाम पे $130 मिलियन देके उन्होंने अलास्का को खरीद लिया। जब मैं आपको पर एकड़ का कॉस्ट बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो देखिए पूरे अलास्का में 365 मिलियन एकड़ जमीन थी, और उसको उन्होंने खरीदा था $7.2 मिलियन। तो अगर इस कैलकुलेशन को इस करें तो उस जमाने में 1 एकड़ का अमेरिका ने 2 सेंट के आसपास दिया था, और उसको अगर 2 सेंट को आज के हिसाब से कन्वर्ट करो तो लगभग 50-45 सेंट बनता है। यानी रुपीस में अगर आप देखो तो अमेरिका ने आज के 40 रुपए पर एकड़ के दाम पे अलास्का खरीद लिया। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि अमेरिका ने लिटरली चवन्नी के भाव पे अलास्का को खरीदा। अब अमेरिका ने अलास्का खरीद तो लिया, और इनिशियली अमेरिकन जनता बहुत खुश थी इस परचेज से, और लोग कह रहे थे कि हमने अपनी टेरिटरी को और बढ़ा लिया। पर कुछ क्रिटिक्स थे जो ये कह रहे थे कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लोग ये कह रहे थे कि रशिया को अपने सर से मुसीबत हटानी थी, किसी और के माथे मरनी थी, और हमने पैसे देके उस मुसीबत को खरीद लिया। वहां पे कुछ हो नहीं रहा है, जो सी ऑटर्स वो बेचते थे वो वहां पे खत्म हो चुके हैं, तो हमने क्यों $7.2 मिलियन खर्चा किया? वहां पे कोई बिजनेस नहीं है। और इसी वजह से उन अमेरिकन पॉलिटिशियन विलियम सीवर्ड, जिन्होंने इस डील को बहुत सपोर्ट किया था, उनको गालियां पड़ने लगी। लोग कहने लगे कि सीवर्ड ने ऐसे ही टैक्स पेयर्स मनी वेस्ट कर दी, और अलास्का को वो लोग कहने लगे सीवर्ड्स फॉली या सीवर्ड्स आइस बॉक्स। मतलब सीवर्ड ने अपने मौज के लिए एक हमारे लिए आइस बॉक्स खरीद लिया जिसका कोई काम नहीं होगा। और अगर देखा जाए तो यूएस गवर्नमेंट ने भी अलास्का को खरीदने के बाद वहां कुछ खास किया नहीं शुरुआती दशकों में। परंतु फिर से एक ट्विस्ट आता है साल 1897 में। इस साल क्या हुआ कि यूकॉन में क्लोंडाइक नदी में गोल्ड मिलने लगा, वहां पे लोगों को सोना मिलने लगा। और जब यह बात बाहर पहुंची कि क्लोंडाइक नदी में सोना मिल रहा है तो भर भर के अमेरिका और कनाडा से लोग अलास्का जाने लगे उस सोने की खोज में। तो इस तरह से अलास्का में ये गोल्ड रश शुरू हो गया। जो इतने सारे लोग भर भर के अब अलास्का में आ रहे थे, उसके वजह से अलास्का की जो नेटिव पॉपुलेशन थी उन पे बहुत ही भयंकर प्रभाव पड़ रहा था। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब 1741 में पहली बार यहाँ पे बेरिंग आए थे तो वहां पे लगभग 1 लाख नेटिव लोग रहते थे, और ये बहुत अलग अलग ट्राइब्स में थे। इनमें से मेन ट्राइब्स थी इनुइट, यूपिक, उनंगन और टिलिंगिट। हालांकि इनके सामने 1000 से भी कम रशियंस थे, पर क्योंकि इनके पास वो वेपनरी नहीं थी, इसी वजह से इनको रशियंस के नीचे रहना पड़ा। और उसके बाद जब अमेरिकन ने ये डील की और अलास्का को खरीद लिया तो अमेरिकन ने भी इन नेटिव्स के साथ वही बर्ताव किया, वो भी उनको दुश्मन ही मान रहे थे। और यहां सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि अलास्का अगर आप देखो तो ओरिजिनली नेटिव्स का ही था। सबसे पहले नेटिव्स वहां पे रह रहे थे, पर ये जो पूरी डील हुई अलास्का की उसमें नेटिव से तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं।
वही बात हो गई कि आपकी जमीन पे कोई और आके रहने लगा और आपसे उसने काम करवाया, उसके बाद आपकी जमीन को बिना आपसे पूछे किसी और को बेच के चला गया, और फिर जो नया बंदा आया है वो भी आपको परेशान ही कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ने अलास्का को खरीद तो लिया था, पर अलास्का में जो नेटिव्स रहते थे उनको यूनाइटेड स्टेट्स ने सिटीजनशिप नहीं दी, और ये ऐसा ही चलता रहा 1924 तक, जब फाइनली इंडियन सिटीजनशिप एक्ट आया और फिर ये सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव हुई। इस एक्ट के आने के पहले तक तो नेटिव्स की हालत वहां बहुत ही खराब थी। उनकी अपनी ही जमीन, अपने ही अलास्का में वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, वो वहां खुदाई नहीं कर सकते थे। इनफैक्ट उनको कभी किसी पब्लिक जगह पे जाना हो तो वहां पे उनको जाना अलाउड नहीं था। बहुत जगह ऐसे पोस्टर लगे रहते थे, नो डॉग्स एंड नो नेटिव्स अलाउड। इस तरह का ट्रीटमेंट उनको अपनी ही जमीन पे देखना पड़ रहा था। उसके बाद फिर 1936 में इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने उनको परमिशन दी कि आप ट्राइबल गवर्नमेंट बना सकते हो। इसके बाद साल 1945 में आता है एंटी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट, और इसके अंतर्गत जो नेटिव्स के साथ इतना बुरा सलूक किया जा रहा था, अत्याचार हो रहा था, उस पर थोड़ी रोक लगी, और ये जो साइंस लगे होते थे कि नो डॉग्स एंड नो नेटिव्स अलाउड, उन सबको हटाया गया। देखिए, अभी तक अलास्का यूनाइटेड स्टेट्स की सिर्फ एक टेरिटरी थी, पर 1959 में अमेरिकन प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहावर ने अलास्का स्टेटहुड एक्ट पे साइन किया, और उसके बाद अलास्का ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट्स का एक स्टेट बन गया। और इसी वजह से आज अलास्का दिखता तो कनाडा के पास है, पर वो अमेरिका का स्टेट है। जब रशियंस अलास्का को अमेरिका को बेच रहे थे तो उनको नहीं पता था कि अलास्का आगे आने वाले दशकों में कितना पैसा कमा के देने वाला है। पहले तो अलास्का में निकला गोल्ड, जब दुनिया भर के लोग वहां गोल्ड की तलाश में आ रहे थे। उसके बाद वहां पे निकला सिल्वर, जिंक, कॉपर, कोल, और सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे निकला ऑयल। अलास्का से इतना ऑयल प्रोड्यूस होता है कि अगर आज की तारीख में आप 2023 का जब अलास्का का जीडीपी देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो $53 बिलियन है। अमेरिका ने अलास्का को 7.2 मिलियन, यानी आज की तारीख में $130 मिलियन में खरीदा था, और $53 बिलियन एक साल में वो लोग वहां से जीडीपी निकाल लेते हैं। इससे बेहतर रियल एस्टेट डील हो नहीं सकती। आज बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि क्या रशिया इस बात को रिग्रेट करता है। इनफैक्ट अगर आप गूगल पे करेंगे तो एक बहुत कॉमन सर्च है, डज रशिया रिग्रेट सेलिंग अलास्का टू द यूएस। मैं हमेशा अपनी वीडियो में ये बात कॉन्स्टेंटली कहता हूं कि जब भी आप किसी हिस्ट्री के बहुत पुराने डिसीजन को आज से एनालाइज करते हो तो हमारे सामने सारा डेटा होता है। हमने देख लिया होता है कि बाद में क्या क्या निकला, वहां से सोना निकला, मतलब इतना मेटल निकला, तेल निकला। पर 1867 में जब ये डील हो रही थी उस टाइम किसी को पता नहीं था कि यहां से क्या क्या निकलेगा। अमेरिकन को भी पता नहीं था, वो सिर्फ अपनी टेरिटरी बढ़ाना चाह रहे थे, और उनको लग रहा था कि यहां से हम कुछ मछलियों का व्यापार कर लेंगे। उनको नहीं पता था कि यहां पे क्या क्या निकलने वाला है। तो आप सोच के देखिए कि अगर 1867 में आप रशिया के एम्परर होते और आपके सामने फैसला होता कि अलास्का जो है बिल्कुल कनाडा से लगा हुआ है, कनाडा में ब्रिटिश लोग हैं और ब्रिटिश लोग आसानी से अलास्का में घुस जाएंगे और अलास्का में आपके 1000 लोग भी नहीं है, तो क्या अलास्का को आप बचा पाओगे? नहीं बचा पाओगे। जबरदस्ती ब्रिटेन कनाडा के साथ अलास्का को जोड़ देगा और आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो इससे बेहतर ये नहीं होगा कि आप खुद से जाके उसको बेच दो, कुछ पैसा तो आपको मिले। पर इसके जवाब में कुछ लोग ये भी काउंटर करते हैं कि नहीं, आपको ये अंदाजा होना चाहिए था कि अगर आपने यूनाइटेड स्टेट्स को बेच दिया तो यूनाइटेड स्टेट्स फिर आर्कटिक के रीजन में, पैसिफिक के रीजन में डोमिनेट करने लगेगा। और सही बात है कि आज भी अलास्का में इतने लोग रहते हैं और उसमें बहुत सारे लोग मिलिट्री के लोग हैं। यूएस मिलिट्री की बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस है अलास्का में, क्योंकि अलास्का की वजह से यूएस को आर्कटिक के और पैसिफिक के रीजन में बहुत जबरदस्त डोमिनेंस मिलता है। जब आर्कटिक सागर की बात होती है, वहां की रिसोर्सेज की बात होती है, तो अमेरिका भी उसमें क्लेम करता है, क्योंकि अलास्का अमेरिका का है। अगर अलास्का अमेरिका का नहीं होता और वो रशिया का होता तो आर्कटिक के रीजन में अमेरिका का कोई भी से नहीं होता, उनकी बात नहीं सुनी जाती। पर क्योंकि अमेरिका ने वो डील की, रशिया ने अलास्का बेच दिया, इसी वजह से आज का जियोपॉलिटिक्स कितना निर्भर करता है आर्कटिक के रीजन का अलास्का के ऊपर। इसके बारे में आपकी क्या राय है? अगर आप रशियन एम्परर होते और आपके सामने वो सिचुएशन बनी हुई थी कि आप अभी भी वॉर हारे हो और ब्रिटेन का वो टेंशन चल रहा है, वो ब्रिटेन में लोग घुस जाएंगे अलास्का के अंदर, आपसे छीन लेंगे, तो क्या आप ये डील करते कि क्या आप अपने फौजियों को अलास्का में भेजते और ये आगे का सोचते कि मुझे यूनाइटेड स्टेट्स को मजबूत नहीं होने देना है, मैं अपनी और मिलिट्री भेज दूंगा, बट मैं बेचूंगा नहीं इसको। आप क्या करते सिचुएशन में? मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।